दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी भी मोदी के साथ चल दिए। 4 सीटों पर आरएलडी ने समझौता कर लिया है और जो गठबंधन लंबे समय से था समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी का, वो अब बिखर गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए आरएलडी के साथ समझौता कर लिया है। क्या ये बात सही है? क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? वो जयंत चौधरी जिन्हें किसान आंदोलन में हाथरस में पुलिस ने लाठियां मारी थी, वो जयंत चौधरी जो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए सेकुलर राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां उन्हें 7 सीटें दे रही थी, जो सुनने में आ रहा है, फिर वो 4 सीटों पर कैसे मान गए? ये पॉलिटिकल गॉसिप है और अभी इसके बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गोदी मीडिया के बड़े चैनल्स ये खबर चला रहे हैं, विश्वस्त सूत्रों के जरिए चला रहे हैं। हो सकता है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के साथ कोई बातचीत हुई हो, लेकिन ये डील पुख्ता हो गई है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अखिलेश यादव ने इसी को भांपते हुए आज एक बयान दिया कि जयंत चौधरी बेहद समझदार नेता है, राजनीति को समझते हैं और इसलिए वो सही फैसला लेंगे। अखिलेश यादव का यह बयान दिखाता है कि कहीं कुछ तो है, लेकिन जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो कहीं ये उनका आत्मघाती कदम तो नहीं होगा। इसकी पड़ताल थोड़ा सा इतिहास में जाकर के करते हैं। आरएलडी जिसके अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके पिता दिवंगत हो गए थे कोरोना काल में 6 मई 2021 को। उसके पहले वो उपाध्यक्ष थे, बाद में आरएलडी के चीफ बन गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े कद के नेता के रूप में उभर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जाटों का दबदबा है ही। वो 10 लोकसभा की सीटों पर और 40 विधानसभा की सीटों पर जाट सीधे प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की पॉपुलेशन 12% से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक किसान जाति के रूप में पहचाने जाते हैं, मजबूत किसान जाति के रूप में। चरण सिंह जो उनके दादा प्रधानमंत्री रहे, अजीत सिंह जो उनके पिता नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे केंद्र की सरकार में, और आज जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी ये फैसला लेने जा रहे हैं, इसकी पड़ताल हम पीछे जाकर के करते हैं और उस घटना से आपको रूबरू कराते हैं जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरे तरीके से बदल करके रख दिया है। और वो घटना है सितंबर 2012 की कवाल गांव मुजफ्फरनगर का, जहां पर एक छोटी सी घटना होती है। एक जाट लड़की के छेड़छाड़ के जुर्म में एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी जाती है। जाहिर तौर पर यह 2 परिवारों का मसला होगा और उसी के प्रतिक्रिया में फिर 2 मुसलमान लड़कों का भी मर्डर होता है। इस घटना के फेक वीडियो कहीं और से लाकर के उधर करके फेक वीडियो सोशल मीडिया पर चलते हैं और पूरा तनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 4 जिलों तक पहुंच जाता है, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत। ये वो जिले हैं जहां पर जाट और मुसलमान लगभग एक जैसे सामाजिक हैसियत वाली जातियां, 2 समुदाय, और जो वर्षों से चरण सिंह की अपनी राजनीति के जरिए एकजुट रहते आए हैं। शायद देश के
दो राजनीतिक दल इस ताक में थे कि इस एकता को ब्रेक किया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पा रही थी, उसके लिए यही सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता था। कुछ वहां के लोकल जो लीडर्स थे, उन्होंने अफवाहों को हवा दी, वो दंगे हुए। करीब 65 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरनगर में मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तविकता में तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। मुजफ्फरनगर से मुसलमानों का पलायन शुरू हुआ और देखते ही देखते जाट और मुसलमान दो ध्रुव पर पहुंच गए, आशंकाओं में जीने लगे, और वो डर आज भी कायम है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव जो पड़ता है वो आरएलडी पर पड़ता है। दरअसल अजीत सिंह उन दंगों के दरमियान न मुसलमानों के साथ खड़े थे और न ही जाटों के साथ। जाटों से भी उन्होंने दूरी बना ली थी, और इसलिए कि उनको लग रहा था कि चरण सिंह की जो जाट मुस्लिम एकता की राजनीति रही है, उसमें उनको नुकसान होगा अगर वो जाटों के साथ जाते हैं। और उसका परिणाम जो हुआ कि बीजेपी का खेल सफल हुआ, जाट बीजेपी के साथ चला गया, और अगले ही इलेक्शन में जो मुस्लिम था वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट हो गया। इसे कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति और उसका फायदा। आरएलडी 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गई। अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी दोनों लोग अपनी बहुत महत्वपूर्ण सीटों से चुनाव हार गए। बागपत जो पारंपरिक सीट थी अजीत सिंह की, उनको हराया मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सतपाल सिंह ने। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि 2014 का इलेक्शन है वो एंटी यूपीए जा रहा था, और यूपीए सरकार में 2011 में अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे। लेकिन इसके ऊपर जो असर था वो था मुजफ्फरनगर के दंगों का। इधर मथुरा से जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, दोनों सीटें चली गई। और फिर अजीत सिंह थे। अजीत सिंह बहुत सक्रिय नहीं थे राजनीति में, वो शायद वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आने वाले दौर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में तो उनका सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी 3/4 बहुमत के साथ चुनाव जीतती है, सपा भी चुनाव हार गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। इस चुनाव में एक बार फिर से कोशिश की जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह ने। अजीत सिंह अपने बेटे को बागडोर सौंपना चाहते थे, उपाध्यक्ष उन्होंने बना दिया था। जयंत चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी। अजीत सिंह ने सोचा कि पार्लियामेंट पहुंचा करके जयंत चौधरी के हाथ में बागडोर दी जाए, और इसीलिए पारंपरिक सीट उन्होंने अजीत सिंह को दे दी, बागपत। जयंत चौधरी को, अजीत सिंह ने जयंत चौधरी को बागपत सीट दे दी, अपनी पारंपरिक सीट, और वो खुद लड़ने के लिए मुजफ्फरनगर चले गए। मुजफ्फरनगर वो चाहते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े, लोगों का विश्वास बहाल हो। लेकिन कांग्रेस, सपा और बासपा के संयुक्त उम्मीदवार होने के बावजूद दोनों सीटों पर फिर से आरएलडी चुनाव हार गए। और अब जयंत चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे आरएलडी को जमीन पर खड़ी करें। और यह अवसर उनको मिलता है जब किसान आंदोलन शुरू होता है दिल्ली की सरहदों पर। किसान आंदोलन के दरमियान उन्होंने इन्हीं जिलों में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जगह जगह पर उन्होंने किसान मंच तैयार किए, किसानों की बड़ी बड़ी सभाएं की, चौपाल लगाई, और उसमें
जाटों और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए। कई मुस्लिम नेता जो चरण सिंह के साथ राजनीति कर रहे थे, किसान आंदोलन में साथ रहते थे, इस दंगे के वजह से वो अलग अलग हो गए थे, उनको मंच पर ले जा करके जयंत चौधरी ने पैर छुए और वो एकता जो बनी, उस एकता की वजह से जो 2022 का इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, इसके पहले अजीत सिंह गुजर चुके हैं और जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा और एक बड़ी सफलता अर्जित की। 33 सीटों पर जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ा और जिसमें से 8 सीटों पर जीते और 14 सीटें तो ऐसी थीं जहां पर 500 से कम वोटों से उनके प्रत्याशी हार गए। और यह भी मैं बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव के पहले भी ये खबरें प्लांट हुई थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उस समय जयंत चौधरी का एक भाषण बड़ा वायरल हुआ था कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, बदल जाऊं। लेकिन वो 2022 था, अब 2014 का इलेक्शन सामने है। जयंत चौधरी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से जाट और मुसलमानों को एकजुट करने की पूरी कवायद की, उसमें सफलता भी अर्जित की। क्या वो जयंत चौधरी चले जाएंगे बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर उनकी सियासत का क्या होगा? वेल एजुकेटेड हैं जयंत चौधरी, राजनीति को भी समझते हैं। वो जयंत चौधरी अगर नरेंद्र मोदी के साथ जाते तो हो सकता है कि वो सीट जीत जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में, आने वाले वक्त में वो कैसे अपने उस विरासत को बचा करके रख पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे? हो सकता है कि जयंत चौधरी के दिमाग में वो 2009 का इलेक्शन हो। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था अजीत सिंह ने और उस समय अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसी 2009 में यूपीए 2 आ गई थी, यानी सरकार कांग्रेस की बन गई थी। भले ही वो 5 सीटें जीते थे, बाद में उन्होंने पाला बदला था। 2011 में वो मनमोहन सिंह की सरकार में आए और फिर नागरिक उड्डयन मंत्री बने। अगर जयंत चौधरी ये सोच करके पाला बदलते हैं कि जैसे 2009 में उन्हें 5 सीटें मिली थी, वैसे ही 5 सीटों की बात अभी भी बीजेपी कर रही है, तो यहां पर जीत लेंगे वो, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए और जयंत चौधरी की सियासत ही कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और इसीलिए उन्हें बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और अगर ये खबरें आ रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ही, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। लेकिन जयंत चौधरी का वो वाक्य मुझे फिर से याद आता है कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।